हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बिहार 2.0 वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ऑल एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन बिहार 2.0 के लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आज हम आंदोलन को देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आंदोलन हुए थे, घटनाएं और समझौते जो हुए थे, इससे हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1855, बी है 1867, ऑप्शन सी है 1885, ऑप्शन डी है 1931। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1885 में। कब की गई थी? 1885 में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। किस स्थान पर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे। इनका पूरा नाम है एलन एक्टोवियन ह्यूम था। उस समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय पर वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बद्रुद्दीन तैयब थे। वहीं पर प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जी। बहुत ही ज़्यादा ये पॉइंटेड सारी पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतना भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्थापना कब हुई थी, स्थान कौन था, संस्थापक कौन थे, वायसराय कौन थे, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष। यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहीं कहीं पूछेंगे प्रथम अध्यक्ष और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अगर इसको पढ़ा है तभी आपने जो है सही आंसर बता पाएंगे, नहीं तो प्रथम अध्यक्ष की जगह पर मुस्लिम अध्यक्ष को लगा देंगे और मुस्लिम अध्यक्ष की जगह पर प्रथम अध्यक्ष को ऑप्शन में लगा देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर शॉर्ट स्क्रीन कर ले लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर और एनी बेसेंट, बी है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, सी है जवाहरलाल नेहरू और एनी बेसेंट, सी है महात्मा गांधी और एनी बेसेंट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत थी उसको बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन बी था राइट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन क्या था? होम रूल आंदोलन जो है दोस्तों, ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत थी, तो होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत थी 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। कब? 1916 में। ओके। बेलगांव पुणे होम रूल लीग, बेलगांव पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था और मद्रास की एनी बेसेंट ने। तो बेलगांव बा से बाल गंगाधर तिलक, मद्रास एनी बेसेंट। ओके, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट है, लेकिन अगर बेलगांव पूछेंगे तो वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक होंगे और मद्रास में एनी बेसेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए है जलियांवाला बाग कांड, बी है चौरा चोरी कांड, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, डी है रॉलेट एक्ट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट। काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? रॉलेट एक्ट है। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं, रॉलेट एक्ट के बारे में। ये हमारा रॉलेट एक्ट है। देखिए, मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह कानून बनाना था। क्या क्या था? देखिए, मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह कानून को बनाया था। रॉलेट एक्ट जो था वो 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट को कब लागू किया गया था? 21 मार्च 1919 को। कब? 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। यह जो अधिनियम है 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट का जो आधिकारिक नाम है वो क्या है? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। क्या है? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। इसका रॉलेट एक्ट का जो आधिकारिक नाम है वो यही है, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं 10 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे। कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। क्या किया था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? ऑप्शन ए है इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, बी है इसने भारतीय पारंपरिक शिक्षा को दबा दिया, सी है इसने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने के लिए अधिकृत किया, ऑप्शन डी है इसने ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर अंकुश लगाया। तो दोस्तों आप लोग इसका रिप्लाई दीजिए कि इस क्वेश्चन का रिप्लाई क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने की कृपा करें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई भी की है और जीके जीएस तो आपने भर भर के पढ़ा होगा। ठीक है, भर भर के पढ़ा होगा, तो आप इसका रिप्लाई दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमने एक क्वेश्चन का आंसर पूछा है, आप लोग सारे लोग जो है कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो इसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपने नहीं दिया तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो किस दिन घटित हुआ था? ऑप्शन ए है 13 मार्च 1919, ऑप्शन बी है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है 19 अप्रैल 1919 या फिर ऑप्शन डी है 19 मार्च 1919। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो पूछा जाएगा। तो ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे देख लेते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे और जनरल डायर ने इस पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। किसने चलवा दी? डायर ने इन पर। देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और उस सभा में सब लोग क्या किए थे? शांतिपूर्ण ढंग से जो है कि विरोध कर रहे थे, पर वहाँ पर जनरल डायर था, उन्होंने इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां को चलवा दी। अब इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इस घटना के विरोध में क्या किया था महात्मा गांधी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था इसके विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दी। अब इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। किस कमीशन को? हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग, कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। अगर कांग्रेस समिति की बात करें तो 1000 लोग, अगर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 379 लोग मारे गए थे। कितने लोग? 379, लेकिन ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर किसी ने गिना थोड़ी ना कि कितने लोग मारे गए और कितने लोग थे। तो ये सरकारी डाटा है, तो जानते हैं कि सरकारी डाटा हमेशा कभी क्लियर नहीं बताता, वो हमेशा छुपा के बताते हैं। तो सरकारी डाटा के अनुसार अगर बात करें तो 379 लोग थे। अगर कांग्रेस समिति की बात करें तो 1000 लोग थे। 1000 लोग जो थे वो मारे गए थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट है कि खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है अली बंधु, ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अली बंधु। कौन थे? अली बंधु थे। चलिए खिलाफत आंदोलन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन जो था वो तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। खिलाफत जो आंदोलन था ये तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत थी वो अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा 1919 में की गई थी। कब की गई थी? अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा 1919 में की गई थी। कब की गई थी? 1990 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है अगस्त 1920, ऑप्शन बी है मार्च 1926, सी है मई 1929, डी है सितंबर 1922 में। असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, बी है 6 मार्च 1926, सी है 10 मई 1929, डी है 26 सितंबर 1922 को।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। कब हुई थी? चौरी चौरा की घटना जो थी वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चौरी चौरा के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस चौरी चौरा की घटना में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें से 22 पुलिसकर्मी क्या गए थे? मारे गए थे। और देखिए जब चौरी चौरा की घटना में भीड़ ने क्या किया था? पुलिस थाने में जाकर आग लगा दी और आग लगाने पर वहाँ पर 22 पुलिसकर्मी क्या थे? मारे गए थे। 22 पुलिसकर्मी मर गए थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि सारे क्वेश्चन जो है कैसे हैं? सिलेक्टेड है। कैसे हैं? सिलेक्टेड है, जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस कर दीजिए। अगर आपको हमारी मेहनत लग रही कि हमने कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मेहनत करा है या कर रही हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को बढ़ाओ यार। सब लोग चैनल को बढ़ाओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया करो और प्यारा सा कमेंट भी भेज दिया करो। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य है भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। ऑप्शन ए है हंटर कमीशन, बी है मैकाले कमीशन, सी है कैबिनेट कमीशन मिशन, ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था। तो इसका मेनली उद्देश्य था कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में क्या करना था? सुधार करना था। चलिए आगे देखते हैं, साइमन कमीशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन की, तो इस कमीशन की जो नियुक्ति थी वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे और यह 1928 में भारत आया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन जो था वो भारत कब आया था? 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। और इस कमीशन में कितने सदस्य थे? तो इस कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। मेनली इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य जो कार्य है वो है भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। इसका मेन उद्देश्य यही था ना कि इसका कार्य क्या है? तो भारत की संवैधानिक जो व्यवस्था थी उसको सुधार करना था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था। देखिए साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध भी किया और करना भी चाहिए भाई, भारतीय नहीं रखेंगे। और आपने साइमन कमीशन को बनाया और वो भारत 1928 में आया, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। तो इसलिए क्या किया था? भारतीयों ने इसका विरोध किया। अब इस विरोध करने पर इस कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा गया था। जब भारतीय को नहीं रखा गया तो भारतीयों ने इस पर विरोध किया और इसको व्हाइट कमीशन भी कहा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, बी है कलकत्ता, सी है लाहौर, डी है मुंबई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। चलिए आगे आगे देख लेते हैं दोस्तों कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की थी। तो वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 5 फरवरी 1922, बी है 12 मार्च 1930, सी है 10 मई 1931, डी है 26 सितंबर 1942। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं ना, सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड है और कहीं ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत थी वो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन
की शुरुआत जो थी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था। उसी के समय पर सपने आंदोलन की शुरुआत भी की गई थी गांधी जी के नेतृत्व में। 31 जनवरी 1930 इसी समय पर 11 सूत्री मांगे भी रखी गई थी। तो वो 11 सूत्री मांगे कौन कौन सी थी, चलिए हम देख लेते हैं। गांधी जी के द्वारा जो 11 सूत्री मांग थी इसको देख लेते हैं दोस्तों। देखिए गांधी जी के द्वारा जो 11 सूत्री मांग थी उसमें से देख लेते हैं। गांधी जी की पहली मांग थी कि भूमि कर में 50% की कमी की जाए। गांधी जी की जो 11 सूत्री मांग थी उसमें से पहली मांग ये थी कि भूमि कर जो थी उसमें से 50% की कमी की जाए। फर्स्ट मांग ये हो गई। दूसरी मांग थी कि नमक कर खत्म किया जाए तथा सरकार का नमक पर एकाधिकार खत्म हो। पहली मांग जो थी वो भूमि कर में 50% की कमी की जाए और दूसरी मांग ये थी कि नमक कर खत्म किया जाए तथा सरकार का नमक पर एकाधिकार खत्म हो। तटीय संचार पर भारतीयों के लिए आरक्षण दिया जाए। आगे है नेक्स्ट मांग है कि रुपया स्टलक विनिमय अनुपात को कम किया जाए। सरकार देसी कपड़ा उद्योगों को संरक्षण प्रदान करे। सैनिक खर्च पर 50% की कमी की जाए। सिविल प्रशासन पर होने वाले खर्च में 50% की कमी की जाए और मादक द्रव्यों पर पूर्णतया रोक लगाई जाए। मादक द्रव्यों पर पूर्णतया रोक भी लगाई जाए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि मादक द्रव्यों पर पूर्णतया रोक लगाई, यहाँ तक हो गया था। आगे देखते हैं सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। जितने भी राजनीतिक जो कैदियां थी उनको रिहा किया जाए। सीआईडी में परिवर्तन किया जाए। अंतिम मांग थी कि आर्म्स एक्ट में परिवर्तन जिससे नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकें। सबसे लास्ट मांग कौन सी थी? तो सबसे लास्ट मांग थी दोस्तों कि आर्म्स एक्ट में परिवर्तन जिससे नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सके। गांधी जी ने 31 दिन तक अपनी इन मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया था। गांधी जी ने क्या किया था? तो गांधी जी ने 41 दिन तक अपनी इन मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया था, किंतु कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया ना मिलने पर उन्होंने 12 मार्च से दांडी मार्च का प्रारंभ किया था। भाई उन्होंने 31 दिन तक इन मांगों पर सरकार से प्रतिक्रिया का इंतजार किया, लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया तो उन्होंने 12 मार्च को दांडी मार्च का प्रारंभ कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है पेरिस, बी है लंदन, सी है स्वीडन, डी है वाशिंगटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? लंदन में। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। गोलमेज सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और तीनों गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने सम्मेलन हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू भी शामिल थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि में कौन शामिल थे? सरोजिनी नायडू जी शामिल थी। और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने लिया था। किस सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने शामिल थे? तो वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तो प्रथम 12 नवंबर 1930 को हुआ था, द्वितीय 7 सितंबर 1931 को हुआ था। अब आप लोग तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताइए। देखिए दोस्तों ये पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? सरोजिनी नायडू जी थी। और कौन सा सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अच्छा बताइए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था और द्वितीय जो था वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। चलिए आगे बात कर लेते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में दोस्तों। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में के समय पर जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे?
तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय पर इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी वेरी, कितने वेरी वेरी लगा दो उतना कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, 12 मार्च 1930, 5 मार्च 1931 या फिर 26 सितंबर 1942 को। तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों कब हुआ था बताइए? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौता के बारे में देख लेते हैं, एक झलक फटाफट देख लेते हैं ना। गांधी इरविन जो समझौता था वो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के द्वारा एक राजनीतिक समझौता है। इस समझौता का जो मूल्य उद्देश्य था वो एक गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना था। और जो इरविन की शर्तें थी, वो इरविन की शर्तें कौन कौन सी थी? इरविन की शर्तें थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार ना किया जाए। इनकी शर्तें थी इरविन की, देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? भगत सिंह और महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी, डी है महात्मा गांधी और मोहम्मद जिन्ना। तो पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था बताइए? पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, पूना पैक्ट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मेनली पूना पैक्ट क्या था? तो पूना पैक्ट जो था ये एक समझौता पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था और किन किन के बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो था वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और किन के बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को। देखिए हम 2-3 बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं जिससे आप लोगों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको अच्छे से याद हो जाए। अब बात करते हैं कि समझौते का परिणाम क्या निकला। भाई पूना पैक्ट हुआ, कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को हुआ। किन के बीच हुआ? बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। अच्छा कहाँ पर हुआ था? तो पुणे की यरवदा जेल में। अच्छा इस समझौते का परिणाम क्या निकला? चलिए इसकी भी देख लेते हैं कि इस समझौते का परिणाम क्या निकला। मेनली समझौते का जो परिणाम था वो है कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित जो सीटें थी उनको 18% बढ़ा दिया गया है। और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई है। तो ये समझौते का ये मेनली परिणाम निकला था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इन्होंने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए है 1938, बी है 1940, सी है 1942, डी है 1944। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1940। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रखी थी। चलिए आगे देख लेते हैं पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता थी उसको मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो जो लाहौर अधिवेशन थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसी अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान की मांग भी रखी गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीम उल्लाह एवं आगा खान ने किया था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो सलीमुल्लाह और आगा खान ने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना। अब मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आगा खान। कौन थे? आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा जो थी वो किसके तहत गठित की गई थी? ऑप्शन ए है क्रिप्स प्रस्ताव, बी है कैबिनेट मिशन योजना, सी है माउंटबेटन योजना, डी है साइमन आयोग का प्रस्ताव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माउंटबेटन योजना जो थी वो किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन ए है 1938, बी है 1940, सी है 1942, डी है 1947।
तो माउंटबेटन योजना को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1947 में। 1947 में माउंटबेटन जो योजना थी इसको प्रस्तावित किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं माउंटबेटन योजना के बारे में दोस्तों। ये जो माउंटबेटन योजना थी 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना सामने रखी। योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया और परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया। भारत जो था ये 15 अगस्त 1947 को जो है कि और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो अगर बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में तो भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को मनाता है। और मतलब कि भारत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी और पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को, इसलिए पाकिस्तान वाले 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और भारत वाले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान जो आंदोलन था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन ए है भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है विनोबा भावे, बी है माउंटबेटन, सी है रिपन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान आंदोलन को शुरू किया गया था। यहीं पर बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि को दान में दी थी। किसने? रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि को दान में दिया था। अगर भूदान आंदोलन की शुरुआत अगर पूछेंगे तो वहाँ पर विनोबा भावे होंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होते ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आपको सबसे पहले दिल से लाइक करना होगा और दिल से कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। तो प्लीज़ आप लोग सारे लोग जितने लोग भी हमारी वीडियो को देखेंगे वो सब लोग दिल से कमेंट को जरूर कीजिएगा और दिल से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके हो। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिए। एनीवन आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों जो हमने क्वेश्चन पूछा था ना उसका रिप्लाई जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमें सभी के कमेंट को एक लोगों का कमेंट को पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई भी दूंगी। तो आप लोग प्लीज़ जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, सी यू।